अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को डिस्कस करने से पहले हम छोटे से टॉपिक अनसर्टेनिटी को डिस्कस करते हैं। अनसर्टेनिटी दरअसल है क्या? अभी तक हमने जितनी भी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की है, तो चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से थी या प्रीपोजिशनल लॉजिक से थी, तो उसमें हमें अगर फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना होता था ए इम्प्लाई बी, तो उसमें हमारे पास ए गिवन होगा या तो ए ट्रू होगा, तो फिर अगर ए ट्रू होगा तो बी भी क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन हमारे पास कभी भी ऐसी या तो ए फॉल्स होगा या ट्रू होगा, यानी हमें कंफर्मेशन होती थी या ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हमारे पास हमने डिस्कस नहीं की जिसमें हम ये कहें कि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या मैं ये कहूँ कि इतने % चांसेस हैं कि ए ट्रू होगा और इतने % चांसेस हैं कि ए फॉल्स होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें हम श्योर ना हो कि ए ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इस किस्म की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है। और इसी अनसर्टेनिटी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं वो कौन सी है? प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है। यानी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग या अनसर्टेन रीजनिंग जो है वो यूज़ होती है हमारी ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कॉजेज़ ऑफ अनसर्टेनिटी की, तो कॉजेज़ बहुत से हैं जो कि यहाँ कुछ डिस्कस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन अकर्ड फ्रॉम अनरिलायबल सोर्स, एक्सपेरिमेंटल एरर, इक्विपमेंट फॉल्ट, टेम्परेचर वेरिएशन, क्लाइमेट चेंज। यानी किसी भी किस्म की इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से हमारी अनसर्टेनिटी आ सकती है। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तो रिज़ल्ट जो है वो चेंज होंगे, या इक्विपमेंट फॉल्ट आता है तो रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हम श्योर नहीं है कि हमें क्या 100% ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये वे है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, और इसमें जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस किस्म की होती है? जो अनसर्टेनिटी नॉलेज होता है उसकी हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इज़ द वे ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वेयर वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। यानी हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसमें अगर हम कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो डिस्कस करें तो हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनेरियो कौन से हैं? यहाँ पे जैसे कुछ मेंशन है, इट विल रेन टुडे। अब हम कंफर्म नहीं बता सकते कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, यानी हम कह सकते हैं कि इतने % चांसेस हैं कि बारिश होगी, इतने % चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी। बिहेवियर ऑफ सम फॉर सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में उसका बिहेवियर कैसा होगा हम ये पहले से नहीं बता सकते, चेंज हो सकता है। अब मैच बिटवीन टू टीम्स आर टू प्लेयर, हम नहीं बता सकते कि कौन सी टीम या कौन सा प्लेयर मैच जीतेगा या किसके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो इस तरह इस जिनमें अनसर्टेनिटी होती है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग से। तो नेक्स्ट, नीड ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की क्यों ज़रूरत है? तो आपको अभी तक अगर प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग समझ आ चुकी है तो आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। व्हेन देयर आर अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, जब अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स होंगी तो लाजमी बात है कि हमें वहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को ही यूज़ करना पड़ेगा। When specifications or probabilities of predicate becomes too large to handle, जब हमारे पास जो गिवन स्पेसिफिकेशन या प्रोबेबिलिटी होगी प्रेडिकेट की वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो जाएगी, तो तब भी हम किसको यूज़ करेंगे? प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग को यूज़ करेंगे। व्हेन एन अननोन एरर अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तो किसी किस्म की अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर्स आती हैं तो हम उसको कैसे डील करेंगे?
हम उसको भी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग से ही डील करेंगे। अब प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के अंदर हमारे पास 2 वेज हैं सॉल्व करने के, यानी अनसर्टेन नॉलेज को सॉल्व करने के जो हमारे पास मेथड है वो 2 हैं, एक बेस रूल है और एक बेजियन स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम बेस रूल को समझने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि ऑलरेडी आप स्टैट्स के अंदर इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे और आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होती है। यानी प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। यानी 1 पे आप कह सकते हैं कि हम 100% श्योर हैं इस चीज़ के बारे में, और 0 पे आप उसे, यानी 1 आप पॉजिटिव के लिए यूज़ कर लें कि पॉजिटिव में आप ले रहे हैं कि आप श्योर हैं, और 0 आप नेगेटिव में ले लें कि आप नेगेटिव में यानी उसको नेगेटिविटी की तरफ ले रहे हैं, और 100% श्योरिटी के साथ आप नेगेटिविटी में उसको ले रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 0 100% श्योर है कि फॉल्स है, और 100% श्योर है कि ट्रू है, ठीक है। और आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। यानी कोई भी इवेंट है जो कि अक्कर होने जा रहा है तो उसके जो चांसेस हैं वो 0 और 1 के दरमियान में है। मिनिमम 0 हो सकता है, 0 पे हम कहेंगे कि ये इवेंट अक्कर नहीं होगा, 1 पे हम कह देंगे कि 100% श्योर है कि इवेंट अक्कर होगा। और अगर दरमियान में कोई वैल्यू होगी, पॉइंट्स फॉर एग्जांपल 50 होती है, तो हम कहेंगे कि 50% चांसेस है कि हमारा ये इवेंट अक्कर हो सकता है, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये हमारा इवेंट अक्कर नहीं होगा। तो उम्मीद है ये सिंपल सी बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की, तो आप सिंपली इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम्स कितनी है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है। तो वहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो कितनी आएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकाल लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो ये इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमेशा ये 1 के इक्वल आएगा। यानी अगर आप कह रहे हैं कि 70% चांसेस हैं कि ये इवेंट ए अक्कर होगा, तो लाजमी बात है कि निगेशन ए कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ए वो क्या होगा, 0.30। तो 0.30 प्लस 0.70 क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल होगा। अगर इवेंट की बात की जाए, यहाँ पे इवेंट जो है वो ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी इवेंट को अगर डिफाइन करना हो तो वो क्या है इवेंट, तो जो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं किसी भी वेरिएबल के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इवेंट कहते हैं। यानी ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एन इवेंट। और सैम्पल स्पेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। अब इसमें पॉसिबल आउटकम जो हमारे पास थे वेरिएबल के, उसको हमने इवेंट कहा, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे, हम लूडो का एक दाना ले लें, तो लूडो के दाने के अब जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, वो 0 से लेकर 6 तक होते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर आप सैम्पल स्पेस की बात करें तो आपकी सैम्पल स्पेस क्या बनती है, आपकी सैम्पल स्पेस बनती है 0, 1 से लेकर 6 तक। और अगर आप किसी एक इवेंट को ले रहे हैं, जैसे 0 को ले रहे हैं या 1 को ले रहे हैं, तो वो आपका क्या बनेगा, इवेंट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि कितनी बार 6 आएगा, तो अब मैं 6 को ले रहा हूँ, तो पॉसिबल आउटकम में से एक 6 को मैं ले रहा हूँ, तो 6 मेरा क्या होगा, इवेंट होगा। और मेरी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कौन से हैं, 0 से लेकर 6 तक। अब रैंडम वेरिएबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इवेंट एंड ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। यानी ये आपके कुछ रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इवेंट या ऑब्जेक्ट को।
उसके बाद प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो प्रायर प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, प्रायर प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो ऑलरेडी आपको गिवन होती है, यानी पहले से मौजूद जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है, उसको आप क्या कहते हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटी। और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आप जो बाद में कैलकुलेट करते हैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद। तो द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ प्रोबेबिलिटी कंप्यूटेड बिफोर ऑब्जर्विंग न्यू इन्फॉर्मेशन। तो यानी आप जो पहले से गिवन या आप पहले उसे कंप्यूट करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के बाद, यानी उसको लेने के बाद। और जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, इसमें क्या होगा कि जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन, तो न्यू जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट इज़ calculated after all evidence or information has taken into account. It is a combination of प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। कंडीशन, अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बेस थ्योरम को समझने से पहले हमें ये प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दरअसल क्या होती है? जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और उसके, यानी फॉर एग्जांपल ए और बी दो इवेंट्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ए और बी क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें बी की प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे वी वांट टू कैलकुलेट द इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ बी। यानी अब जो बी की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है और हमने ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, तो हम इसको कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो दरम्यान में लाइन है ये गिवन को रिप्रेजेंट करती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन है हमें किसकी प्रोबेबिलिटी? बी की गिवन है। और यहाँ पे पी ए एंड यानी इंटरसेक्शन बी, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे नीचे ये जो है वो पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिंपल सा फार्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने अगर कोई एग्जांपल, अच्छा चलें अभी एग्जांपल हम एंड पे देखते हैं इसकी। यहाँ पे जस्ट ये बताया कि पी यहाँ पे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कहते हैं और पी ऑफ बी को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और बी की आपको फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या बन जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है, जबकि गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। अगर आप ऊपर वाली और इसको देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब इसकी हम एक तो एग्जांपल, ये पहले एक डायग्राम देख लें जिसके अंदर दरअसल क्या है कि ये बताया जा रहा है कि ये टोटल आपकी सैंपल स्पेस है। ठीक है, ये टोटल सैंपल स्पेस है। इस टोटल सैंपल स्पेस में अगर आपको बी गिवन हो, ठीक है, तो बी अगर आपको गिवन हो तो आपकी फिर सैंपल स्पेस कम होके ये वाली रह जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो बी भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है और आपको ए की प्रोबेबिलिटी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बी अगर आपको गिवन हो और आपको बी गिवन हो और उस बी से आपने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो ये आपका पूरा सैंपल स्पेस था। फिर बी की गिवन तो आपका प्रॉब्लम यानी यहाँ तक रह गया, यानी इसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम सिंपल सी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें ये है कि इन अ क्लास देयर आर 70% ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एंड देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दोज हु लाइक इंग्लिश आल्सो लाइक मैथमेटिक्स। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें यानी बी गिवन है, तो लेट ए इज़ एन इवेंट दैट स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, यानी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है और जो बी है
वो हमें गिवन है जो कि 70% है, जो कि इंग्लिश को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.40, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों इंग्लिश और मैथ को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। और फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है जो कि सिर्फ इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.7 किया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 57 आ गया। अब ये 0.4 कैसे आया, क्योंकि टोटल जो आपके पास इसके अंदर स्टूडेंट्स गिवन होंगे वो क्या है, 100। तो पॉइंट या आप देख लें कि 70% इसके साथ लगा हुआ है, तो आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा और यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, तो 57%। तो 57% आर स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश आल्सो लाइक मैथमेटिक्स, यानी इतने परसेंट हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी इंग्लिश और मैथ को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसका लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम को। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।